गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 46 लेकर आए हैं, जो कि इसके पहले वाले जो भी पार्ट है मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप यदि नए हैं तो सबसे पहले आप उसे जाकर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आज के बाद जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास जाए उसका नोटिफिकेशन और उसका लाभ उठा सके। आज जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। आज हम लोग चोल वंश, ठीक है, चोल वंश के जो शेष भाग है उसको हम लोग कवर करेंगे। और राष्ट्र का कूट में कुछ भाग हम लोग कवर करेंगे। इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग इसको पूरा कर देंगे। और जो चोल वंश के जो इसके पहले वाला जो भाग है पार्ट 45 में मैं इसे अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले उसे जाकर देख सकते हैं, ताकि बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बीच से है। ठीक है, ठीक, यानी 45 दिखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 45 में मैं इसे डाल चुका हूँ। आज का जो सेशन होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि चोल वंश से हर एक परीक्षा से में समझ धड़ल्ले से पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना है। हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री से तो बहुत क्वेश्चन आता है, हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर दिया। राजेंद्र जो प्रथम था ये बहुत ही मरखा शासक था, जिससे युद्ध करता था उसको समझ लीजिए हराना है। ठीक है, और गंगई कोंड का एका कर दिया, उपाधि धारण कर ले। जैसे ये महिपाल को इन्होंने पराजित किया, उसके बाद से एक उपाधि को धारण करता है, जिस उपाधि का नाम रहता है गंगई कोंड। ठीक है, और वहाँ से क्या करता है, यानी महिपाल के यहाँ से गंगा जल उठाता है। ठीक है, उठाकर अपने शहर में लेकर आता है, और अपने शहर में लाकर उन्होंने एक तालाब खुदवाता है, और तालाब में पानी भरवा कर उस जो बोतल में गंगा जल लेकर आता है उस पानी को उस तालाब में रख देता है। और मिलाने के बाद में उस तालाब को नाम रख देता है कि क्या, चोलगंगम। क्या नाम रख देता है? चोलगंगम। ठीक है, वो अपने राजधानी के बगल में एक शहर बसाता है। कौन? ये राजेंद्र प्रथम। उसका नाम रखता है गंगई कोंड चोलपुरम। क्या नाम रखता है? गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, जो कि ये राजेंद्र प्रथम के राजधानी के शहर के बगल में ही गांव ये बसाया हुआ था, शहर बसाया हुआ था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा, जिसको हम लोग इंडोनेशिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उस पर आक्रमण किया। जो वहाँ के जो शासक था शैलेंद्र को पराजित कर दिया। और शैलेंद्र को पराजित करने के बाद, ठीक है, राजेंद्र ने अरब सागर में स्थित क्या किया, सदिमकंतिक, क्या नाम है, सदिमकंतिक नामक द्वीप पर उन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कौन? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, इस वंश के अंतिम जो शासक था राजेंद्र तृतीय थे। कौन वंश के? ये चोल वंश के अंतिम जो शासक कौन थे? राजेंद्र तृतीय थे, जिन्होंने काबिल नहीं थे, योग्य शासक नहीं थे, ये वीर नहीं थे, यानी कायर कहा जा सकता है। जिनके बाद से ये जो वंश स्वतः का होने लगा, समाप्त होने लगा। चोल काल के स्थानीय स्वशासन भारत के सबसे प्राचीनतम था। ठीक है, सबसे प्राचीनतम स्थानीय स्वशासन है। ठीक है, इस समय स्थानीय स्वशासन का चुनाव लॉटरी पद्धति के द्वारा होता था। कैसे होता था? लॉटरी पद्धति के द्वारा होता था, इसको याद रखना। ठीक है, चोलों का नौसेना सबसे शक्तिशाली थी। कैसी थी? सबसे शक्तिशाली थी। चोल कब तक? जब तक ये राजेंद्र प्रथम था तब तक। ठीक है, चोल काल में शिव मंदिर का निर्माण हुआ। यानी कहने का मतलब यह हुआ, ये चोल काल से ही ये शिव मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। एक मतलब यह हुआ कि इसके पहले, यानी कहने का मतलब 9वीं शताब्दी से पहले किसी भी शिव मंदिर का चर्चा नहीं था, कोई निर्माण वगैरह नहीं करा था। उसके बाद से पाखंड स्टार्ट हो गया, जो द्रविड़ शैली से बनी हुई थी। किसी शैली से बनी हुई थी वो मंदिर? शिव मंदिर द्रविड़ शैली से बनी हुई थी। द्रविड़ शैली के विमानतम शैली भी बोला जाता है। क्या, किसको बोलते हैं? द्रविड़ शैली को विमानतम शैली भी बोला जाता है। विमानतम शैली का प्रथम प्रयोग तंजौर, क्या है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर बनाने में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तंजौर के जो बिंदेश्वर मंदिर है उसको बनाने में ये द्रविड़ शैली का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अगला है हम लोग को चोल काल से निर्मित
नटराज प्रतिमा सांस्कृतिक धरोहर, ठीक है। चोल काल को तमिल भाषा में स्वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चोल काल के तमिल भाषा को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में कौन कौन थे? कंबवन, ओटक्कुटन और पुंगलेंदी, ये 3 आदमी थे जिनको त्रिरत्न बोला जाता था। एक कंबन जो थे तमिल रामायण की रचना किया था। किसमें? एक रामायण की रचना की जो कि तमिल भाषा में था, ठीक है। ये हम लोग को चोल वंश, यहीं पर हम लोग का चैप्टर समाप्त होता है। अगला हम लोग जानेंगे राष्ट्रकूट वंश। इसको जानने से पहले मैं आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, क्योंकि यहाँ पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है, वीडियो बनता है। इसमें कोई लाइन बकवास नहीं रहता, हर एक लाइन फैक्ट के रूप में रहता है, हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव बनने की चांस जरूर ही रहता है, ठीक है। आपको विश्वास नहीं तो मेरा चैनल पे 200+ में वीडियो पड़ा हुआ, उसे आप जाकर देखिए, उसके बाद से क्वेश्चन बैंक में मिलाइए, उसको आपको पता चल जाएगा जो क्या इसका रिस्पॉन्स है। क्योंकि इस चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का बहुत से सारे वीडियो पड़ा हुआ है। उसे आप देखकर आप लाभ उठा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हो। खास बात यह है कि इस चैनल पे इस चैनल के नाम से सेम नाम से यूट्यूब के अतिरिक्त हमने फेसबुक पेज पर वीडियो डाल रखा है, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं आप। फेसबुक पेज पर प्रोफाइल पर फेसबुक पेज पर जाकर देखिएगा, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर फॉलो करके वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के पेड पैच नहीं चलता, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दिया जाता है। केवल आप मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए, हेल्प करते रहिए, हम लोग आपके काम में लगे हुए हैं, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश अब शुरू होता है, जो कि 9वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच रहता है। इस वंश के संस्थापक को किसको माना जाता है? दंती दुर्ग को माना जाता है। किसको माना जाता है? दंती दुर्ग। इन्होंने वातापी के जो चालुक्य शासक थे, जिनका नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय, क्या नाम था? कीर्तिवर्मन द्वितीय, इन्होंने हरा दिया। उसके बाद में राष्ट्रकूट वंश का क्या कर दिया? इन्होंने नींव डाल दिया। कौन? दंती दुर्ग, ठीक है। किंतु इन्होंने चालुक्यों को पूरी तरह से सफाया नहीं कर पाया, ठीक है। इनका सबसे बड़ी भूल यही थी, किनका? दंती दुर्ग की, ठीक है। अब भूल के रिजल्ट क्या हुआ आगे हम लोग जस्ट ही जानेंगे इसके अगले पार्ट में। इस पार्ट में नहीं, इसके अगले पार्ट में 47 में हम लोग जानेंगे जो ये भूल करके गए, उस भूल का रिजल्ट क्या हुआ, दुष्परिणाम क्या हुआ, ये अभी हम लोग इसके अगले पार्ट में जान लेंगे, ठीक है। अगला है हम लोग को, दंती दुर्ग ने अपना राजधानी मान्यखेत यानी मान्यखेत को बनाया। किसको बनाया? मान्यखेत को बनाया। इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम बना। कौन बना? यानी राष्ट्रकूट का अगला शासक कौन बना? कृष्ण प्रथम बना, जिसने महाराष्ट्र के एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र के एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इस वंश का अगला जो शासक है, नहीं राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक जो है ध्रुव बन के आता है, ठीक है, जिसने कनौज पर अधिकार कर लिया, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग भी लिया था। कौन? ये ध्रुव। त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब यह हुआ था जो 100 वर्षों तक ये लड़ाई चला, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर जीत हुआ तो राष्ट्रकूटों को हुआ। किसका हुआ? राष्ट्रकूटों, जिसका संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग, ठीक है। किंतु अंतिम विजय प्रतिहार को हुआ। ये जीतते गया, ठीक है। अब अंतिम में जो जैसे होता है टेस्ट होते गए, जब फाइनल जब मैच होता है तो उसमें क्या होता है, कोई टीम हार जाता है, उसी तरह पूरे जीतते गया, राष्ट्रकूट जीतते गया, अंतिम में ये विजय प्रतिहार क्या हो जाता है, इसका जीत हो जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई पराजित हुआ इस 100 वर्ष के युद्ध में तो समझिए पाल शासकों ने पराजित हुआ। ये बात आप लोग को याद रखना है। इस वंश का अगला शासक के कौन है? महोघवर्ष। कौन है? महोघवर्ष, ठीक है। यह सबसे विद्वान व्यक्ति थे। कौन? महोघवर्ष, जो कि राष्ट्रकूट के अगला शासक थे। इसने कविराज मार्ग नामक एक पुस्तक लिखे थे, जिसका नाम था कविराज मार्ग, ठीक है। तथा जिन सेन के प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आकर?
जीन सेन के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपना लिए। ठीक है, अपना लिए। इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के त्रिविद्वान रहते थे। ठीक है, त्रिविद्वान रहते थे जिनके नाम क्या था? पोनपन क्या नाम था? पोनपन के नाम से जाना जाता है। शांति पुराण का रचना पोन विद्वान ने किया था, जो कि तीन रत्न में एक थे। तो ठीक है, आज का सेशन इतना ही रहता है। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी गर्मी है, पंखा भी बंद है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपको अगर अच्छा लगा हो, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सुंदर सुंदर कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। जो भी यदि आप नए देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियो को देखिए और सभी वीडियो को पूरे भारत में फैलाने का काम कीजिए। इतना ज़रूर 1 से 2 मिनट आप दीजिए हमारे लिए। हम लोग पूरे 24 घंटा दिन का हम लोग आपके पीछे लेकर हाजिर हैं। तो ठीक है, इसके अगले पार्ट मैं आप लोग बीच बहुत जल्द दिखा रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।